सभी विद्वज्जन भाइयों बहनों, देखिए आज जो विषय था, मेरे तो मानस में बहुत कुछ नहीं था कि क्या बोलना था, परंतु अभी जो मैंने पूर्ववर्ती वक्ताओं को सुना तो उसी से मुझे कुछ सूत्र और जो यहाँ लिखा हुआ है, उद्देश्य भारत मंथन और संस्कृत प्राच्य विद्या इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, इसको जोड़कर मेरे मन में कुछ विचार आए। देखिए अभी प्रोफेसर राणा प्रताप जी ने कहा कि ये एशिया का फ्यूचर होने जा रहा है। ये पूरे विश्व में इस प्रकार का एक विचार प्रतिपादित है। ये क्यों होने जा रहा है और एशिया का क्या है, व्हाट इज एशिया। आप में से आप बहुत लोग विदेश गए होंगे, तो अगर आप जाएंगे एशियन फूड तो आपको चाइनीज फूड मिलेगा, एशियन आर्टिक्राफ्ट तो चाइनीज आर्टिक्राफ्ट मिलेगा। आप एशियन इथॉस की बात कहेंगे तो चाइनीज इथॉस कहा जाएगा, एज इफ द एंटायर एशियन स्पिरिट इज रिप्रेजेंटेड बाय चाइना। और आप हकीकत देखें तो एशिया में आप देखें, म्यांमार में जाइए तो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, आगे थाईलैंड में जाइए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, everywhere you will find an Indian influence. There is no Chinese influence in the culture. Even in China, 90% of China was Buddhist. आपको याद होगा हु शी बहुत ही फेमस ऑथर हुए हैं और पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए थे। He has used a phrase that India has culturally dominated and controlled China for more than 2000 years without sending a single soldier across the border. फैक्ट तो यह है, इफ यू लुक एट एशिया, द ट्रू एशियन स्पिरिट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया। पर फिर वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? क्योंकि वेस्ट को अच्छी तरह पता है कि इंडिया के अंदर लेटेंट पोटेंशियल क्या है। हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भारत की सामर्थ्य और शक्ति क्या है, पश्चिम वालों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो फ्यूचर की बात प्रोफेसर साहब ने कही थी, मैं इस पर अपना एक विचार देना चाहता हूं। उन्होंने कहा 19th सेंचुरी यूरोपियन सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी मैं मानता हूं कि 20th सेंचुरी में फर्स्ट हाफ तक यूरोपियन डोमिनेंस था, सेकेंड हाफ में यूएसए और यूएसएसआर का डोमिनेंस रहा। अब इमरजेंस ऑफ इंडिया एंड चाइना है। इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि 19th सेंचुरी में द कंट्रीज विच वर कंट्रोलिंग द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पोलैंड, Germany, Japan, smaller countries, smaller population, smaller area, smaller resources, yet controlling the major part of the world, which doesn't seem in tune with the law of nature. Second World War ने power structure बदल दिया, and the emergence of USA and USSR, the bigger countries, bigger area, bigger population, bigger resources, controlling the major part of the world. So it seems to be more in tune with logical inference than the previous one. अब देखिए यूएसए और यूएसएसआर बड़े देश तो थे, बड़े रिसोर्सेस तो थे, और बड़े कल्चर नहीं थे वो। नाउ इंडिया एंड चाइना रिप्रेजेंट द बिगर कंट्रीज, बिगर पॉपुलेशन, बिगर एरिया, बिगर रिसोर्सेज एंड टू बिग सिविलाइजेशन। तो अब आप ये समझिए कि आखिर में जाके डिफरेंस कहां पे आके पड़ेगा। डिफरेंस ये पड़ेगा, रिसोर्सेस तो छोटा कंट्री भी ले लेता है। एक जमाने में हम लोग पढ़ते थे, आज से 30-40 साल पहले, टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, मकाऊ, छोटे छोटे देश, जीडीपी हजारों डॉलर, वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर पाए। क्योंकि वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए कहा जाता है 3 पावर्स आपको चाहिए, इंटेलेक्चुअल पावर, मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर। इन 3 के थ्रू यू कैन बिकम अ सुपर पावर, बट आप वर्ल्ड को मोटिवेट नहीं कर सकते इसके थ्रू, वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर में सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज दिखनी चाहिए। अब वैल्यूज सिविलाइजेशन और कल्चर से आती हैं। अब अगर हम देखें, आप कंपेयर करिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना,
तो इकोनॉमिक पावर में वो हमसे आगे हैं, मिलिट्री पावर में थोड़ा आगे हैं, इंटेलेक्चुअल पावर में हम उनसे आगे हैं, और कुछ मामलों में वो भी दावा कर सकते हैं, और कल्चरल पावर में वी आर फार फार अहेड देन चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि आगे फ्यूचर क्या होने जा रहा है। तो मैं बात शुरू होने से पहले ये कहूंगा, देखिए एक जमाने में जब पावर सेंटर भारत हुआ करता था और 2500 साल पहले भारत का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो वर्ल्ड का कौन सा एम्पायर पीक पे आया? पर्शियन एम्पायर, आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, फारस का राजा दारा। व्हेन पर्शियन एम्पायर डिक्लाइंड, तो कौन एम्पायर आया? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का वक्त खत्म हुआ तो टर्किश एम्पायर अपनी हाइट पे था, आज का टर्की। When Turkish Empire fell downfall, it was the time of Roman Empire, Rome. रोम की पहले कैपिटल थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल है। दैट शिफ्टेड टू रोम, दैट इज वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और जब रोम खत्म हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना आया। जब पुर्तगाल और स्पेन खत्म हुए तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया। देखिए पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब ब्रिटेन खत्म हुआ तो अमेरिका का जमाना आया, और अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस बेल्ट। और उसके बाद जापान का जमाना आया, और 40 साल पहले टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक का जमाना आया, और अब चाइना का जमाना है। तो अब निश्चित मान लीजिए कि आगे जमाना किसका आने जा रहा है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि हम ये मान लें कि हमारा जमाना आएगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं दुनिया में? कौन सा कद्दू में तीर मारने जा रहे हैं? हर देश का अपना अपना वक्त आता है। नहीं, हम बता रहे हैं सारा सोर्स यहीं पर है। जैसा भी पुस्तक का विमोचन हुआ कि युवाओं का समाज में योगदान, और यह संस्थान का क्या नाम है? संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान। इन दोनों में कोई संबंध नजर आता है? संबंध जानते हैं क्या है? इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। दिस इज ट्रुथ, but this is half truth. The complete truth, we are the youngest nation and the oldest civilization. प्राचीन और अर्वाचीन दोनों हमारे में मिलते हैं। और अभी जो प्रोफेसर साहब ने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि अब नई थ्योरी जो हार्वर्ड में आ रही है, जिनमें कंपनी के कल्चर को महत्व दिया जा रहा है, तो हम ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन क्यों है उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मगर आप वर्ल्ड की ओरिजिनल सिविलाइजेशन देखिए, एंशिएंट ग्रेट सिविलाइजेशन, इधर से शुरू करिए, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट, ग्रीस, और फिर आज के अमेरिका और लैटिन अमेरिका में इंका, माया, एस्टेक, सब खत्म हो गए। आज सब हिस्ट्री की किताबों में है, लिविंग सिविलाइजेशन कोई नहीं है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जिसके लिए अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, कि कुछ बात है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। वो कुछ बात क्या है? वी हैव सर्वाइव्ड। अब मैं तो देखिए यहां पे आने के बाद, जेएनयू में आने के बाद, तो रैशनली ही बोलना चाहिए ना, लॉजिकली ही बोलना चाहिए। तो मैं लॉजिकल बात करता हूं कि सर्वाइवल के लिए सबसे लॉजिकल साइंटिफिक थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गिवन बाय डार्विन। सो इफ वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, इट लॉजिकली कंक्लूड्स दैट वी वर द फिटेस्ट, एंड ऑब्वियसली द फ्यूचर शुड बिलोंग टू द फिटेस्ट। अब आप कहेंगे उसमें फिटेस्ट क्या था, जिसका कि एक सूत्र आपको प्रोफेसर राणा प्रताप जी के उद्बोधन में मिला। उन्होंने कहा कल्चर। अब देखिए कल्चर में अंतर जानते हैं क्या है? उन्होंने कहा बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? बताइए। उनके यहां कभी कुबेर भी
उनके यहाँ पानी भरते थे, काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ पावर कि नोबडी कैन डाई इन योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता मुझसा पंडित मुझसा जो था और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। और इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा था, जब हम वर्ल्ड की पावर थे तो लोग यहां क्या सीखने आते थे? सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सीखने नहीं आते थे। उसमें लिखा है एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। मगर अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, वो 7-8 साल पुरानी कौन सी मूवी जिसका गाना था, क्या करूं मैं साला करेक्टर ढीला है। अब आप सोचिए क्या हमारा मूल्य था और कहां हम पहुंचा रहे हैं। हमें मूल्यों में समझाया गया हजारों सालों से, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज युवा पीढ़ी क्या बताया जा रहा है? दिल मांगे मोर। तो आप सोचिए कि हकीकत में हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब आप वैल्यूज की बात करते हैं तो सिर्फ नॉलेज आपको इंस्पायर नहीं करती है। हमारा पूरा का पूरा वांग्मय ज्ञान दर्शन ये बताता है कि सिर्फ बुद्धिमान से कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहां यदि ज्ञान प्राप्त करना तो क्या कहा गया? प्रज्ञावान लभते ज्ञान। बुद्धिमान लभते ज्ञान नहीं, बुद्धिमान तो चोर और आतंकवादी भी होता है। इसीलिए अब यहां पे आप देखिए, हमारे यहां जो शिक्षा होती थी उसका एक फंडामेंटल डिफरेंस है। कन्वोकेशन आप सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं उनको कन्वोकेशन अटेंड कर चुके हैं, कुछ लोग फ्यूचर में अटेंड करेंगे। कन्वोकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह। शिक्षांत समारोह नहीं कहते हैं। किस गुरु से दीक्षा ली है, शिक्षा नहीं। शिक्षा तो किताबों में अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट चाहिए उठा के पढ़ लीजिए, स्टडी कर लेंगे, आपको इंटरेस्ट हो जाएगा और आप उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, इतिहास में मेरी रुचि थी, मैंने इतिहास का बहुत पढ़ लिया। लोगों को लगता है मुझे इतिहास बहुत पता है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए स्नातक हमारे यहां तब बनता था जब दीक्षा पूर्ण हो जाए। शिक्षा तो आप जब चाहिए तब प्राप्त करते रहिए। और इसीलिए जब हमारे यहां प्राच्य विद्या केंद्र लिखा है ना, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारी प्राचीन विद्याओं के बारे में होता है कि साहब विद्या पे फलां का अधिकार नहीं था, ढिमा का अधिकार नहीं था। ये केवल इसलिए है, मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा, ज्यादातर लोगों ने कभी उन ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं अर्जित की। और जो हमें मैकाले स्कूल ऑफ थॉट फॉलोड बाय मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ा दिया गया एजुकेशन सिस्टम में, वही 2-3 पीढ़ियों से पढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है। हमारे यहां नॉलेज के 2 पार्ट्स हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे कोई नेगेटिव चीज है, ऐसा नहीं। विद्या क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट एसोटेरिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। अविद्या क्या है? मेटीरियल नॉलेज। जितना हम हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, सब अविद्या है, सांसारिक ज्ञान। विद्या की परिभाषा है सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो आपको, जिसको हम गलती से अविद्या को विद्या में कर ले गए, क्योंकि वेस्ट में ऐसा कोई डिवीजन था ही नहीं। उनके लिए नॉलेज का मतलब मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज। इसीलिए आप देखिए जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मतलब ये होती है, वो क्या होती है? पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे अभी उन्होंने कहा था ना, अगर डेफिनेशन आइंस्टीन ने कहा 95% डेफिनेशन डिफाइन कर लीजिए, बाकी 5% काम खुद ब खुद हो जाएगा। फिलॉसफी क्या है? फिल सोफिया, ग्रीक वर्ड,
सोफिया मीन्स बुक, फिल मतलब उसको लगाव रखने वाला। तो किताबों में डूब जाने वाला व्यक्ति फिलॉसफर है। फिलॉसफी को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। दर्शन का अर्थ क्या हुआ? सत्य जो है केवल उसका दर्शन हो जाए। हम कुछ क्रिएट नहीं करते, जैसा अभी कहा गया था, कोई आविष्कार नहीं किया जाता हमारे यहां, सब कुछ पहले से विद्यमान है। इसीलिए हमारे यहां आपने एक एक वर्ड पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हमारे वेदों में मंत्र हैं। मंत्रों के लिए क्या वर्ड किया? जैसे हम लोग इन्वेंशन होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने खोजा, आविष्कर्ता गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के न्यूटन है। हमारे यहां क्या कहा गया? मंत्र के मंत्रकर्ता ऋषि नहीं है, मंत्र दृष्टा ऋषि है, क्योंकि वो नेचर के लेटेंट किसी न किसी एलिमेंट और एनर्जी को सिग्निफाई कर रहे हैं जिसको आपने केवल देखा। इसीलिए उनके यहां किताबों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, किताबों के द्वारा बुद्धि विकसित होती है, साक्षात्कार कहीं और जाके होता है। इसलिए हमारे यहां सर्वोच्च नॉलेज है दर्शन, और वहां सर्वोच्च नॉलेज है किताब में डूब जाना। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। इसलिए वो कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड के इर्द गिर्द ही रह जाते हैं और उसमें घालमेल करके वो उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें उनसे भारी संख्या में गलती होती है। तो आप देखिए, जो वर्ल्डी नॉलेज है उसके लिए न किसी अधिकारी होने की जरूरत है, न किसी गुरु की जरूरत है। जो चाहिए, अब आजकल तो इंटरनेट का जमाना, गूगल गुरु सब पढ़ा देंगे। मगर यदि विद्या प्राप्त करनी है तो आपको अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको संयम रखना पड़ता है, अपने विचार, वाणी, सोच, मन सबको बदलना पड़ता है। और इस कारण से फिर धीरे धीरे आपके अंदर से एक नया जीवन जन्म लेता है। उसके लिए गुरु की भी जरूरत है, उसके लिए निर्देश की भी जरूरत है, उसके लिए आपको फिर विद्या के लिए बाहर जाने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ो। और दर्शन के लिए अंदर उतरने की जरूरत है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। इसलिए विद्या आज भी आपको अधिकारी होकर ही मिल सकती है। आपको पात्रता अपने मन में बनानी पड़ेगी विद्या के लिए, और अविद्या के लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं। जो मन में आ जाए किताब पढ़ लीजिए, उस विषय का ज्ञान हो जाएगा। और इसीलिए एक फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे यहां। दुनिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन में हम सबसे सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है तो आपको पता होगा, पर एक और एंगल है, दुनिया के हर बड़े कंट्री में एक बार क्रांति जरूर हुई, रिवॉल्यूशन। चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। हमने पढ़ा भारत में कोई क्रांति नहीं हुई। एकमात्र बड़ा देश जिसमें कोई क्रांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी विद्या का ओरिएंटेशन आउटवर्ड था ही नहीं कि बाहर जाके कब्जा करना है। हमारे यहां कहा जाता था अंदर जाकर उतरो। और आप सबने मकर संक्रांति का नाम सुना होगा। मकर संक्रांति में क्या होता है? सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और हमारे यहां कहा गया जब अंदर उतरोगे तो तुम्हारे अंदर, तुम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाओगे तो संक्रांति होगी। तो हमारे यहां क्रांति नहीं होती, संक्रांति होती है। वो सशस्त्र नहीं होती, बाहर घटित नहीं होती, अंदर घटित होती है। इसीलिए एक विचारक ने विदेश में स्पीच देते हुए कहा कि अगर आप भारत जाना चाहते हैं तो पहले भारत को समझ तो लीजिए, व्हाट इंडिया इज। यू विल कंसीडर दैट इंडिया इज अ कंट्री, सो इट हैज टू बी अ ज्योग्राफिकल एंटिटी, बट इट इज मोर फाइन, subtle than that. Then you will say, then if you be more finer than his geography, then it should be history. No, it is more finer than history. It's not an historical entity. Then you will say culture is more finer than history. It is a cultural entity. No, it's more finer than culture. Then you will say it comes religion. उसने कहा नहीं, it is more finer than religion. तो उसने कहा religion से ज्यादा फाइन spiritualism है। उसने कहा no, it is not just the spiritual entity. There are several spiritual places in the world. तो फिर ये क्या है? उसने कहा ऐसे समझिए, जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी होंगे उनको ये पता होगा कि जो एटम बम का सिद्धांत है, एटम बम और न्यूक्लियर बम में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। एटम बम न्यूक्लियर फिशन पे काम करता है, यानी दो न्यूक्लियस टूटते हैं और फिर चेन रिएक्शन होती हुई बढ़ती चली जाती है। बट न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम जिसको कहते हैं, वो उससे ज्यादा पावरफुल है, उसमें दो न्यूक्लियस मिलते हैं
और सूर्य की एनर्जी भी उसी हीलियम फ्यूजन यानी न्यूक्लियर बम के सिद्धांत पे कर रही। तो उसने कहा कि जब व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो एनॉर्मस एनर्जी निकलती है और रेडियो एक्टिव वेव्स चारों तरफ फैल जाती हैं। तो उन्होंने कहा उसी प्रकार से जब व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में मिलती है तो एक अपार विस्फोट होता है सूक्ष्म जगत में, जिसकी तरंगे सब तरफ व्याप्त हो जाती हैं। अगर उन तरंगों का स्पंदन अनुभव करने की क्षमता तुमने हासिल कर ली तो भारत का अनुभव कर पाओगे, अन्यथा जाके लाल किले से लेकर अजंता एलोरा तक देख के चले आओगे, भारत को कभी नहीं समझ पाओगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत देश का भारत शब्द का अर्थ क्या है? राजा भारत के नाम पे बना देश, जीडीपी हजारों डॉलर, वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर पाया, क्योंकि वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए कहा जाता है 3 पावर्स आपको चाहिए, इंटेलेक्चुअल पावर, मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर। इन 3 के थ्रू यू कैन बिकम अ सुपर पावर, बट आप वर्ल्ड को मोटिवेट नहीं कर सकते इसके थ्रू, वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर में सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज दिखनी चाहिए। अब वैल्यूज सिविलाइजेशन और कल्चर से आती हैं। अब अगर हम देखें, आप कंपेयर करिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इकोनॉमिक पावर में वो हमसे आगे हैं, मिलिट्री पावर में थोड़ा आगे हैं, इंटेलेक्चुअल पावर में हम उनसे आगे हैं, और कुछ मामलों में वो भी दावा कर सकते हैं, और कल्चरल पावर में वी आर फार फार अहेड देन चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि आगे फ्यूचर क्या होने जा रहा है। तो मैं बात शुरू होने से पहले ये कहूंगा, देखिए एक जमाने में जब पावर सेंटर भारत हुआ करता था और 2500 साल पहले भारत का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो वर्ल्ड का कौन सा एम्पायर पीक पे आया? पर्शियन एम्पायर, आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, फारस का राजा दारा। व्हेन पर्शियन एम्पायर डिक्लाइंड, तो कौन एम्पायर आया? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का वक्त खत्म हुआ तो टर्किश एम्पायर अपनी हाइट पे था, आज का टर्की। When Turkish Empire fell downfall, it was the time of Roman Empire, रोम की पहले कैपिटल थी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज तुर्की की कैपिटल इस्तांबुल है। दैट शिफ्टेड टू रोम, दैट इज वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और जब रोम खत्म हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन का जमाना आया। जब पुर्तगाल और स्पेन खत्म हुए तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया। देखिए पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब ब्रिटेन खत्म हुआ तो अमेरिका का जमाना आया, और अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस बेल्ट। और उसके बाद जापान का जमाना आया, और 40 साल पहले टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक का जमाना आया, और अब चाइना का जमाना है। तो अब निश्चित मान लीजिए कि आगे जमाना किसका आने जा रहा है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि हम ये मान लें कि हमारा जमाना आएगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं दुनिया में? कौन सा कद्दू में तीर मारने जा रहे हैं? हर देश का अपना अपना वक्त आता है। नहीं, हम बता रहे हैं सारा सोर्स यहीं पर है। जैसा भी पुस्तक का विमोचन हुआ कि युवाओं का समाज में योगदान, और यह संस्थान का क्या नाम है? संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान। इन दोनों में कोई संबंध नजर आता है? संबंध जानते हैं क्या है? इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, दिस इज ट्रुथ, but this is half truth. The complete truth, we are the youngest nation and the oldest civilization. प्राचीन और अर्वाचीन दोनों हमारे में मिलते हैं। और अभी जो प्रोफेसर साहब ने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि अब नई थ्योरी जो हार्वर्ड में आ रही है, जिनमें कंपनी के कल्चर को महत्व दिया जा रहा है, तो हम ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन क्यों है उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मगर आप वर्ल्ड की ओरिजिनल सिविलाइजेशन देखिए, एंशिएंट ग्रेट सिविलाइजेशन, इधर से शुरू करिए, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट, ग्रीस, और फिर आज के अमेरिका और लैटिन अमेरिका में इंका, माया, एज़टेक, सब खत्म हो गए। आज सब हिस्ट्री की किताबों में है, लिविंग सिविलाइजेशन कोई नहीं है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जिसके लिए अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा लिखा था, कि कुछ बात है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा।
वो कुछ बात क्या है, वी हैव सर्वाइव्ड। अब मैं तो देखिए यहां पे आने के बाद, जेएनयू में आने के बाद तो रैशनली ही बोलना चाहिए ना, लॉजिकली ही बोलना चाहिए। तो मैं लॉजिकल बात करता हूं कि सर्वाइवल के लिए सबसे लॉजिकल साइंटिफिक थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गिवन बाय डार्विन। सो इफ वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, it logically concludes that we were the fittest, and obviously the future should belong to the fittest. अब आप कहेंगे उसमें फिटेस्ट क्या था, जिसका कि एक सूत्र आपको प्रोफेसर राणा प्रताप जी के उद्बोधन में मिला। उन्होंने कहा कल्चर। अब देखिए कल्चर में अंतर जानते हैं क्या है? उन्होंने कहा बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? बताइए। उनके यहां कभी कुबेर भी उनके यहां पानी भरते थे, काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ पावर कि नोबडी कैन डाई इन योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता मुझसा पंडित मुझसा जो था और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। और इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा था, जब हम वर्ल्ड की पावर थे तो लोग यहां क्या सीखने आते थे? सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सीखने नहीं आते थे। उसमें लिखा है एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। मगर अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, वो 7-8 साल पुरानी कौन सी मूवी जिसका गाना था, क्या करूं मैं साला करेक्टर ढीला है। अब आप सोचिए क्या हमारा मूल्य था और कहां हम पहुंचा रहे हैं। हमें मूल्यों में समझाया गया हजारों सालों से, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज युवा पीढ़ी क्या बताया जा रहा है? दिल मांगे मोर। तो आप सोचिए कि हकीकत में हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब आप वैल्यूज की बात करते हैं तो सिर्फ नॉलेज आपको इंस्पायर नहीं करती है। हमारा पूरा का पूरा वांग्मय, ज्ञान, दर्शन ये बताता है कि सिर्फ बुद्धिमान से कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहां यदि ज्ञान प्राप्त करना तो क्या कहा गया? प्रज्ञावान लभते ज्ञान। बुद्धिमान लभते ज्ञान नहीं, बुद्धिमान तो चोर और आतंकवादी भी होता है। इसीलिए अब यहां पे आप देखिए, हमारे यहां जो शिक्षा होती थी उसका एक फंडामेंटल डिफरेंस है। कन्वोकेशन आप सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो कन्वोकेशन अटेंड कर चुके हैं, कुछ लोग फ्यूचर में अटेंड करेंगे। कन्वोकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह। शिक्षांत समारोह नहीं कहते। किस गुरु से दीक्षा ली है, शिक्षा नहीं। शिक्षा तो किताबों में अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट चाहिए उठा के पढ़ लीजिए, स्टडी कर लेंगे, आपको इंटरेस्ट हो जाएगा और आप उसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, इतिहास में मेरी रुचि थी, मैंने इतिहास का बहुत पढ़ लिया। लोगों को लगता मुझे इतिहास बहुत पता है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए स्नातक हमारे यहां तब बनता था जब दीक्षा पूर्ण हो जाए। शिक्षा तो आप जब चाहिए तब प्राप्त करते रहिए। और इसीलिए जब हमारे यहां प्राच्य विद्या केंद्र लिखा है ना, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारी प्राचीन विद्याओं के बारे में होता है कि साहब विद्या पे फला का अधिकार नहीं था, ढिमा का अधिकार नहीं था। ये केवल इसलिए है, मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा, ज्यादातर लोगों ने कभी उन ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं अर्जित की। और जो हमें मैकाले स्कूल ऑफ थॉट
फॉलोड बाय मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ा दिया गया, एजुकेशन सिस्टम में वही 2-3 पीढ़ियों से पढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में रहता है। हमारे यहां नॉलेज के 2 पार्ट्स हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे कोई निगेटिव चीज है, ऐसा नहीं। विद्या क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट एसोटेरिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। अविद्या क्या है? मेटीरियल नॉलेज। जितना हम हिंदी, अंग्रेजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, सब अविद्या है, सांसारिक ज्ञान। विद्या की परिभाषा है सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो आपको, जिसको हम गलती से अविद्या को विद्या में कर ले गए, क्योंकि वेस्ट में ऐसा कोई डिवीजन था ही नहीं। उनके लिए नॉलेज का मतलब मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज। इसीलिए आप देखिए जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मतलब ये होती है, वो क्या होती है? पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे अभी उन्होंने कहा था ना, अगर डेफिनेशन आइंस्टीन ने कहा 95% डेफिनेशन डिफाइन कर लीजिए, बाकी 5% काम खुद ब खुद हो जाएगा। फिलॉसफी क्या है? फिल सोफिया, ग्रीक वर्ड। सोफिया मीन्स बुक, फिल मतलब उसको लगाव रखने वाला। तो किताबों में डूब जाने वाला व्यक्ति फिलॉसफर है। फिलॉसफी को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। दर्शन का अर्थ क्या हुआ? सत्य है, केवल उसका दर्शन हो जाए। हम कुछ क्रिएट नहीं करते, जैसा अभी कहा गया था, कोई आविष्कार नहीं किया जाता हमारे यहां, सब कुछ पहले से विद्यमान है। इसीलिए हमारे यहां आपने एक एक वर्ड पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हमारे वेदों में मंत्र हैं। मंत्रों के लिए क्या वर्ड किया? जैसे हम लोग इन्वेंशन होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने खोजा, आविष्कर्ता गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के न्यूटन है। हमारे यहां क्या कहा गया? मंत्र के मंत्रकर्ता ऋषि नहीं है, मंत्र दृष्टा ऋषि है, क्योंकि वो नेचर के लेटेंट किसी न किसी एलिमेंट और एनर्जी को सिग्निफाई कर रहे हैं जिसको आपने केवल देखा। इसीलिए उनके यहां किताबों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, किताबों के द्वारा बुद्धि विकसित होती है, साक्षात्कार कहीं और जाके होता है। इसलिए हमारे यहां सर्वोच्च नॉलेज है दर्शन, और वहां सर्वोच्च नॉलेज है किताब में डूब जाना। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। इसलिए वो कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड के इर्द गिर्द ही रह जाते हैं और उसमें घालमेल करके वो उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें उनसे भारी संख्या में गलती होती है। तो आप देखिए, जो वर्ल्डी नॉलेज है उसके लिए न किसी अधिकारी होने की जरूरत है, न किसी गुरु की जरूरत है। जो चाहिए, अब आजकल तो इंटरनेट का जमाना, गूगल गुरु सब पढ़ा देंगे। मगर यदि विद्या प्राप्त करनी है तो आपको अपने अंदर आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको संयम रखना पड़ता है, अपने विचार, वाणी, सोच, मन सबको बदलना पड़ता है। और इस कारण से फिर धीरे धीरे आपके अंदर से एक नया जीवन जन्म लेता है। उसके लिए गुरु की भी जरूरत है, उसके लिए निर्देश की भी जरूरत है, उसके लिए आपको फिर विद्या के लिए बाहर जाने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ो। और दर्शन के लिए अंदर उतरने की जरूरत है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। इसलिए विद्या आज भी आपको अधिकारी होकर ही मिल सकती है। आपको पात्रता अपने मन में बनानी पड़ेगी विद्या के लिए, और अविद्या के लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं। जो मन में आ जाए किताब पढ़ लीजिए, उस विषय का ज्ञान हो जाएगा। और इसीलिए एक फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे यहां। दुनिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन में हम सबसे सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है तो आपको पता होगा, पर एक और एंगल है, दुनिया के हर बड़े कंट्री में एक बार क्रांति जरूर हुई, रिवॉल्यूशन। चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। हमने पढ़ा भारत में कोई क्रांति नहीं हुई। एकमात्र बड़ा देश जिसमें कोई क्रांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी विद्या का ओरिएंटेशन आउटवर्ड था ही नहीं कि बाहर जाके कब्जा करना है। हमारे यहां कहा जाता था अंदर जाकर उतरो। और आप सबने मकर संक्रांति का नाम सुना होगा। मकर संक्रांति में क्या होता है? सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और हमारे यहां कहा गया जब अंदर उतरोगे तो तुम्हारे अंदर, तुम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाओगे तो संक्रांति होगी। तो हमारे यहां क्रांति नहीं होती, संक्रांति होती है। वो सशस्त्र नहीं होती, बाहर घटित नहीं होती, अंदर घटित होती है। इसीलिए
एक विचारक ने विदेश में स्पीच देते हुए कहा कि अगर आप भारत जाना चाहते हैं तो पहले भारत को समझ तो लीजिए, व्हाट इंडिया इज. You will consider that India is a country, so it has to be a geographical entity. But it is more fine, subtle than that. Then you will say, then if you be more finer than his geography, then it should be history. No, it is more finer than history. It's not an historical entity. Then you will say, culture is more finer than history. It is a cultural entity. No, it's more finer than culture. Then you will say it comes religion. उसने कहा नहीं, it is more finer than religion. तो उसने कहा religion से ज़्यादा fine spiritualism है. उसने कहा no, it is not just the spiritual entity. There are several spiritual places in the world. तो फिर ये क्या है? उसने कहा ऐसे समझिए, जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी होंगे उनको ये पता होगा कि जो एटम बम का सिद्धांत है, एटम बम और न्यूक्लियर बम में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है. एटम बम न्यूक्लियर फिशन पे काम करता है, यानी दो न्यूक्लियस टूटते हैं और फिर चेन रिएक्शन होती हुई बढ़ती चली जाती है. बट न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम जिसको कहते हैं, वो उससे ज्यादा पावरफुल है. उसमें दो न्यूक्लियस मिलते हैं और सूर्य की एनर्जी भी उसी हीलियम फ्यूजन यानी न्यूक्लियर बम के सिद्धांत पे कर रही. तो उसने कहा कि जब व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो एनॉर्मस एनर्जी निकलती है और रेडियो एक्टिव वेव्स चारों तरफ फैल जाती हैं. तो उनका उसी प्रकार से जब व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में मिलती है तो एक अपार विस्फोट होता है सूक्ष्म जगत में, जिसकी तरंगे सब तरफ व्याप्त हो जाती हैं. अगर उन तरंगों का स्पंदन अनुभव करने की क्षमता तुमने हासिल कर ली तो भारत का अनुभव कर पाओगे, अन्यथा जाके लाल किले से लेकर अजंता एलोरा तक देख के चले आओगे, भारत को कभी नहीं समझ पाओगे. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत देश का भारत शब्द का अर्थ क्या है? राजा भरत के नाम पे बना है, जो सूर्य का पर्यायवाची उसी से आया है. भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश और रथ शब्द का अर्थ होता है लगा हुआ, जैसे कहते हैं किस कार्यालय में कार्यरत है. तो भारत मीन्स जो ज्ञान के प्रकाश के अनुसंधान में सदा लगा हुआ है, विच इज इन द परपीचुअल परसूट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज. तो हमारा जो थॉट है, और फिर अब देखिए, जैसा कि अभी जो गीत गा रहे थे वशिष्ठ जी, उन्होंने भारत माता की बात कही. हमारा राष्ट्र जब अलग है, यूनिक है, तो हमारा राष्ट्रवाद भी यूनिक है. उनके लिए देश एक जमीन का टुकड़ा है जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न है. हमारे लिए राष्ट्र एक जीवंत चेतना है जो एक निश्चित मूल्यों से प्रेरित और अनुप्राणित है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता. जैसे हम सबके राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है ना, तो सिंध आज पॉलिटिकल इंडिया का हिस्सा नहीं है पर कल्चरल इंडिया का हिस्सा है. ननकाना साहब और करतारपुर साहब पॉलिटिकल इंडिया का हिस्सा नहीं है पर भारतीय संस्कृति का हिस्सा है. अब बताइए, हड़प्पा सिविलाइजेशन किस कंट्री की हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है? भारत की हिस्ट्री में. पूरा इलाका किस में है? मेजॉरिटी इलाका पाकिस्तान में. ना वो ओन करता ना दुनिया उसका मानती है. गांधारी गांधार से आई थी. गांधार पॉलिटिकल इंडिया का हिस्सा नहीं है, कल्चरल इंडिया का हिस्सा है. और ये हमें कैसे जोड़ता है कल्चरल एलिमेंट, हम कई बार इस चीज को समझ नहीं पाते हैं. जब आप अमरनाथ की यात्रा पे जाएं और जब आप श्रद्धा भाव से अमरनाथ में जाकर शिवलिंग के आगे नतमस्तक होते हैं तो आपकी श्रद्धा समान रूप से रामेश्वरम हो, त्र्यंबकेश्वर हो या काशी विश्वनाथ हो या मल्लिकार्जुन हो, द्वादश ज्योतिर्लिंगों तक जाके स्वतः जुड़ जाती है इन द इंटायर ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया. और वो कैसे जोड़ता, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं. ये मैंने एक बार पहले भी एक दो बार बताया है. 15 अगस्त 2016 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का विषय उठाया तो उस दिन शाम को मैं टीवी डिबेट में था. तो एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ डिबेट में थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे. तो उसने ये कहना शुरू किया, बलूच नेता ने, कि वी आर बलूच एंड वी वांट जस्टिस. सो द पाकिस्तानी सेड, if you are Baluch, then you are not Pakistani. Then he said, we are Baluch, we are not Pakistani.
Then the Pakistani said, if you're not Pakistani, how you can say you are different than Pakistani? तो उस बलूच नेता ने कहा कि देखिए साहब, इस इलाके में जितने भी मुल्क हैं, in this adjoining area, every country is having an ethnicity, a cultural entity and a significant cultural identity. उसने कहा अफगानों से अफगानिस्तान है, कजाकों से कजाकिस्तान है, उज्बेकों से उज्बेकिस्तान है, बलूचों से बलूचिस्तान है, और इस इलाके में मगर कोई एक फेक कंट्री है जिसकी ना कोई आइडेंटिटी है ना कोई कल्चरल एंटिटी है, वो पाकिस्तान है। अब ये सुनने के बाद तो ऑब्वियसली ही लॉस्ट हिज कूल। तो उसने कहा कि तू पाकिस्तानी नहीं है तो क्या हिंदुस्तानी है? तेरी एंटिटी क्या है, आइडेंटिटी? अब देखिए वो आगे क्या बोलता है। कहता मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, हम बलूच हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं। आपको पता होगा कि माता सती के जो भिन्न भिन्न अंग गिरे थे उसमें माना जाता है कि एक सिर कटकर जहां गिरा था वो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब इसके बाद वो जो पाकिस्तानी था उसका तो पारा 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने कहा, अब वो अबे तबे पे आ गया अंग्रेजी चैनल में, कहता है अबे हिंगलाज माता क्यों बोल रहा, भारत माता क्यों नहीं बोल देता? और आप आश्चर्य करेंगे, कभी जाके उसको चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे। अहमद मुफ्ती खान कहता, हाँ मैं फिर से दोहराता हूं कि हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, और मैं दिल से कहता हूं भारत माता की जय। अब आप सोचिए, एक इलाका 70 साल पहले आपसे अलग हो गया, आज भी उसका एक कनेक्ट आपके साथ बना हुआ है। ये कल्चर की पावर है। कल्चर की पावर आपको इंस्पायर करती है, जोड़ती है, और जो इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर दबाती है। इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम पर आप किसी को भी दबा सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इंस्पायर नहीं कर सकते। उसके अंदर क्रांति ला सकते हैं, संक्रांति नहीं ला सकते। संक्रांति कल्चर लाता है। इसलिए उस प्राच्य विद्या और उसके डेफिनेशन को बहुत समझने की जरूरत है। अब देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहां की कुछ चीजों को लेकर जो बहुत ज्यादा दुष्प्रचार किया जाता है, जैसे प्राच्य विद्या का नाम आता है, 3 पॉइंट्स। वी वर एंटी वुमेन, वी वर एंटी दलित एंड वी वर नॉन साइंटिफिक। जिस स्थान पे हम बैठे हैं, यहां के तमाम प्रकांड विद्वानों ने विगत 50 वर्षों में इन्हीं 3 अस्त्रों से हमारे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। ठीक, अब आप सिर्फ इसका एक एक उदाहरण देख लीजिए। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, विश्व में किसी भी संस्कृति के द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना उसके थॉट प्रोसेस की पराकाष्ठा होती है। वर्ल्ड की सभी संस्कृतियों में, सभी देशों में, सभी सभ्यताओं में ईश्वर सिर्फ पुरुष है। ईश्वर तत्व में स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की कल्पना है, और वो अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है, उन दोनों का आपस में क्या परस्पर संबंध है। कालिदास ने लिखा है रघुवंश में कि वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात भगवान शंकर के मध्य में के अंदर पार्वती और परमेश्वर दोनों का स्वरूप उसी प्रकार आके समाहित हो जाता है जैसे कविता में शब्द और भाव दोनों। अकेले शब्द से कविता नहीं होती जब तक उसमें भाव ना हो, और अकेले भाव से कविता नहीं होती जब तक शब्द में अभिव्यक्त ना हो। और ये परंपरा तब भी चली आ रही थी। अगर आप में से जो लोग साहित्य के विद्यार्थी होंगे, निराला की वो कविता पढ़ी होगी, तुम तुंग हिमालय शृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तुम विमल हृदय से निकले शब्द और मैं उसमें बसी हुई कविता। तो दोनों की अपनी यूनिक एग्जिस्टेंस और एंटिटी। हाँ, दोनों की मर्यादा अलग अलग है। शब्द की मर्यादा व्यक्त होने में है, भाव की मर्यादा अनुभूत होने में है, मगर
थोड़ा सा कठोर शब्द प्रयोग करूंगा कि जो लोग इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं कि एकदम बराबर मान के चलो, तो वो दोनों की यूनिकनेस को किल कर देते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, हमारे ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट में 20-22 वेदों में कमेंटेटर्स महिला हैं, अपाला, लोकमुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई कल्चर बताए जिसके ओरिजिनल रिलीजियस टेक्स्ट में कमेंटेटर्स महिलाएं रही। गार्गी का याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ और मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती का शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ। मैं चुनौती देख कहता हूं, बताइए कहीं पर रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशन करने का मौका वर्ल्ड में कहीं महिलाओं को दिया गया हुआ किसी कल्चर, धर्म, संस्कृति में? और आप में से शायद कभी किसी ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, रामायण और महाभारत का अंत कहां पे होता है? राम के राज्याभिषेक से नहीं, अंत वहां पर होता है कि जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उनका घोड़ा लवकुश पकड़ लेते हैं और लवकुश उनकी सेना को परास्त कर देते हैं, राम स्वयं युद्ध करने के लिए आते हैं, तब सीता जी आकर कहती हैं तुम्हारे पिता इनसे युद्ध मत करो। तब राम अपनी गलती के लिए पश्चाताप करते हैं और सीता जी से वापस जाने के लिए कहते हैं, परंतु सीता जी वापस नहीं जाती और धरती में समा जाती हैं। दिस इज द लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ रामायण, जिसमें राम पश्चाताप कर रहे हैं और सीता उसमें समा। महाभारत कहां एंड होती है? कौरवों पर पांडवों की विजय से? नहीं। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पे? नहीं। या यादव वंश के नाश पर? नहीं। भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे होती है? जब वो द्वारका में लेटे हैं, एक बहेलिया उनके पैर को देखकर सोचता है कि हिरन है और तीर चला देता है, वो मर जाते हैं, तो उनकी डेथ कैसे होती है? याद करिए, गांधारी ने श्राप दिया था कि जैसे मेरे बेटे का हुई है मृत्यु, वैसी ही मृत्यु आपकी होगी। ये दोनों भगवान हैं। तो हमारे दोनों ग्रंथ रामायण महाभारत क्या बता रहे हैं कि इनका अंत ईश्वरीय शक्तियों की आसुरी शक्तियों पर विजय के साथ नहीं, स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर। अब आप आइए, रामायण और महाभारत दोनों के रचयिता कौन? भगवान वाल्मीकि और भगवान वेदव्यास। आज की परिभाषा के अनुसार दलित समाज के। आज जो समाज अपने को जोड़ता है वाल्मीकि जी से, तो दलित समाज में आता है। एक बार की बात है, एक एनडीटीवी की डिबेट में हम लोग थे 3-4 साल पहले, एक जेएनयू के प्रोफेसर थे, नाम लेने का ना उचित है ना आवश्यक है। उन्होंने कहा तब यहां महिषासुर बलिदान दिवस मनाया गया था, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए साहब, एक टाइप के थॉट को आप क्यों इंपोज करने की कोशिश करते हैं? वाई यू डोंट वॉन्ट टू बिकम फैक्चुअल? रामायण में राम पूज्य हैं, ये ब्राह्मणिकल डिस्कोर्स है, और दलित डिस्कोर्स रावण को मानता है। Why you want to impose the entire upper caste narrative? Why you want to impose that Ravan, which represents the Dalit narrative, he should not be accepted? तो मैंने उससे कहा, भगवान राम के रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तो दलित हैं और रावण ब्राह्मण था। So the fact of the matter is Brahminical narrative is with Ravan and Dalit narrative is with Ram. जो फैक्ट है उसको ठीक उल्टा आप प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में लड़ाई लगाई जा सके। आप सबको बताया जाता है कि भगवान राम ने सीता को वनवास दे दिया, देखिए कितना महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। अरे भाई, मैं पूरी विनम्रता से, तो भगवान राम किसके कहने वनवास गए थे? ये कई कहने। अरे किसी महिला की इतनी शक्ति किसी संस्कृति में थी कि राजा अपना डिसीजन बदल देगा और सौतेला बेटा आपके कहने पर राजपाट छोड़ के जंगल चला जाएगा। मगर हमें हिस्ट्री में एंगल नहीं बताया गया, क्योंकि सर विंसेंट स्मिथ, सर जॉन मार्शल, सर मार्टिन व्हीलर, सर लेन पूल के इतिहास में माँ बेटी तो कोई ऐसा वो नहीं है जिसको कि जिसमें भेद पैदा किया। कोई किसी की माँ है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है। हाँ, स्त्री पुरुष दो ऐसे वर्ग हैं जिसमें विभेद पैदा किया जा सकता। कहते हैं साहब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में हार दिया, ये क्या बात होती है? भाई, उससे पहले 5 भाइयों को जुए पे हारा। भाई, पति पत्नी का एक दूसरे पर अधिकार ज्यादा है, आपका अपने भाई बहन पर अधिकार ज्यादा है बड़े होने के बाद। पर वो इशू नहीं बनाया, क्योंकि भाई तो मैं किसी का भाई हूं, ये मेरा भाई है, तो डिवीजन क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। उस पॉइंट पे हिट करो जहां से क्रैक डेवलप किया जा सके। फिर आप आइए, अगर आप देखें इसी में एक दूसरा एंगल देखिए। कोई व्यक्ति इस पे कोई भी अन्यथा विचार रख सकता है।
भगवान राम ने सीता जी को वनवास किसके कहने पे दिया? धोबी के कहने। धोबी रिप्रेजेंट करता है द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लोएस्ट पेडेस्टल ऑफ द सोसाइटी, किंग द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ द सोसाइटी, वाइफ द मोस्ट बिलीव्ड वन। राजधर्म की मर्यादा के लिए प्रेम का परित्याग करने का उदाहरण समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति की संतुष्टि के लिए यह भगवान राम ने दिया। अरे प्रेम के लिए राजधर्म को तोड़ने वाले तो हेनरी द 8th, लुई द 16th, सलीम अनारकली 50 उदाहरण मौजूद है। तो देखिए किसी भी चीज को किस रूप में कहा जाता है। और अब आप कहेंगे जी क्यों कर दिया, वो तो सब कुछ सही था। सब कुछ सही था, उसके बावजूद समाज आपको ये नहीं मानता कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो सब कुछ सही था। अगर कोई ये कहता ना भाई सीता जी तो सही थी तो क्या जरूरत था उनको भेजने की, अगर धोबी ने कह भी दिया सो व्हाट। समाज में चीज कैसे स्थापित होती है इसको आप ऐसे समझिए। भगवान राम का यदि उद्देश्य रावण को मारकर धर्म की स्थापना करना था तो बहुत आसान था। अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते। पर उससे समाज में कॉन्फिडेंस आता नहीं आता। इसलिए पहले राजा राम वनवासी राम बने, दर दर भटके, वन वन भटके, और फिर भील, शबरी, निषाद, फिर उसके भी नीचे जाकर बानर, रीछ, भालू, वनवासी, गिरवासी सबको एकत्र किया और एक तब उस समय की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया। तो समाज में विश्वास आता है कि हां अब धर्म की स्थापना हुई। जैसे गुरु तेग बहादुर थे। जब गुरु तेग बहादुर को कहा जा रहा था कि आप चमत्कार दिखाइए और जेल से बाहर आ जाइए, बलिदान क्यों दे रहे हैं? उनका मैं चमत्कार दिखा के बाहर आ जाऊंगा तो समाज में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो तो कहेंगे वो तो गुरु थे, उनके पास तो अद्भुत शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति, वो निकल के आ गए। जैसे भगवान राम रावण को मार गए, राजा थे इसलिए मार दिया, हम तो मामूली से आदमी। तो हर चीज पे राजा अपने एक्ट से, तो गुरु तेग बहादुर ने न सर कटवा दिया, मगर ये नहीं किया कि अब चमत्कार दिखा के बाहर आ जाते। तो हमारे यहां जो समाज के उच्च आदर्श थे वो उस चीज को करते थे कि समाज का निम्नतम व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ सके। मगर खैर अब आप और आगे आइए। इसके आने के बाद आप सब में से बहुत सारे लोगों को जब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया तो उन्होंने कहा जी द्रोणाचार्य के नाम पे क्यों कर दिया गया? एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। मैं आप में से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को पता है कि महाभारत के कौन से चैप्टर में एकलव्य का उल्लेख है? महाभारत के वन पर्व में एकलव्य का उल्लेख है। वो घटना जो हम सब ने पढ़ी होगी ना कि वो कुत्ते का मुंह भर दिया गया था उससे, तब वो सामने आता है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ एक बात वो पूछते हैं द्रोणाचार्य कि तुम कौन हो बालक, अपना परिचय दो। तो एकलव्य कहता है मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। ही वाज द सन ऑफ द कमांडर इन चीफ। तो मेरा अपने रैशनलिस्ट दोस्तों से मानना, दो में से एक बात मान लीजिए। नंबर 1, उस समय दलित कमांडर इन चीफ होते थे। नंबर 2, वो दलित नहीं था। मगर दोनों ही ना मान के दोनों पॉइंट पे आपको गिराते रहेंगे। और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो कोई तीर चलाने से रोकने की बात नहीं थी, दिव्य अस्त्रों का संधान ना हो सके। लाइक टुडे एनीबडी कैन हैव वेपन, बट द एटॉमिक वेपन can only be executed by the prime minister, even if it is in the possession of the commander in chief, even it is developed by DRDO. So द्रोणाचार्य भी प्रयोग नहीं कर सकते थे और सेनापति भी प्रयोग नहीं कर सकता था। Today neither director DRDO is entitled to have a nuclear button nor the chief of the armed forces. It only the cabinet committee on security is headed by the prime minister. अब होता क्या है, सबको अपने युग की बात सही लगती है, दूसरे युग की बात गलत लगती है। जो मधुशाला में लिखा है ना हरिवंश राय बच्चन ने, हर युग में सबको ही अद्भुत ज्ञात हुई अपनी हाला, हर युग में सबको ही अनुपम लगता है अपना प्याला, लेकिन वृद्ध जनों से पूछा तो वो सभी कहते हैं अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो होता क्या है कि कभी हम हमारे कालखंड में क्या हो रहा है इसका एनालिसिस हिस्ट्री में जाके होगा। अगर हमें अपने कालखंड की गलतियां समझ में आ जाए तो हम बदल ना दें। सबको ये सही लगता है कि आज जो हो रहा है बिल्कुल सही है, इससे पहले गलत था, इसके आगे गलत है।
और जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो एक प्रकार का डेवलपमेंट है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक फैक्ट आपके सामने रखता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 200 साल पहले भारत की रेट ऑफ लिटरेसी क्या थी, समवेयर अराउंड 1800, आप सोचेंगे होगी 5, 7, 8, 10%। एज पर दी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, द रेट ऑफ लिटरेसी वॉज 97%। 97%। उसके बाद क्या हुआ, क्यों रेट ऑफ लिटरेसी चेंज हो गई? उस समय जो पढ़ाया जाता था उस सबको आपने डिस्कार्ड कर दिया और फिर ये कह दिया कि साहब अब जो पढ़ाया जाएगा ये सही है। जैसे आज मान लीजिए, इमेजिन करिए कोई तालिबानी हुकूमत आ जाए और वो कहे हिंदी अंग्रेजी जानने का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अरबी फारसी जानने का मतलब पढ़ा लिखा, तो फ्रॉम द डे वन इंडियाज रेट ऑफ लिटरेसी विल कम ऑलमोस्ट जीरो। देन इट विल टेक जनरेशंस कि लोग वो लैंग्वेज सीखेंगे और वो ब्रांच ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे, तब वो लिटरेट माने जाएंगे। और उसमें कितना सच और कितना झूठ था, मैं आपको एक लेटर कोट करता हूं। इट इज 3rd of April 1824 रिटन बाई कलेक्ट्रेट of Chengalput to the chairman board of revenue presidency of Madras। उसमें उसके सारे स्कूलों का वर्णन है, कह रहा 551 स्कूल हैं इस पूरे जिले में। अब मजेदार बात यह है कि जो उसमें स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कास्ट वाइज है। तो उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण स्कॉलर्स 688, फिर उसमें है क्षत्रिय स्कॉलर, वैश्य स्कॉलर, फिर उसमें लिखा हुआ है, वर्ड यूज किया गया शूद्र स्कॉलर, SOODRA लिखा हुआ है। तो उनकी संख्या जानते कितनी लिखी है? 4800 समथिंग। इसके बाद हमें समझा दिया गया कि नहीं, पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये नहीं करने दिया जाता था, प्राचीन काल में ये होता था, इस समय ये होता था। बहुत सी ऐसी फैक्ट की चीजें थी। इन दोनों चीजों पे हमको एकदम टिल्ट करके हमारे दिमाग में रखा गया, और संयोग या दुर्योग ये कहिए कि फंडामेंटल चीज हमें पढ़ने को नहीं दी गई। मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूं, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। ये कहने वाला कौन था? कोई भारतीय नहीं था, सर विलियम जोन्स, हु वाज एट द टाइम जज ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। और उन्होंने क्यों किया संस्कृत का अनुवाद? उनको किसी ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ एक्सर्ट्स अंग्रेजी में अनुवाद करके बताए, तो वो इतना फैसिनेट हो गए कि इतनी सुंदर उपमाएं, इतना सुंदर साहित्य जिस पुस्तक में है, मैं उसे ओरिजिनल पढ़ना चाहूंगा। तो संस्कृत उनको सीखनी शुरू की। वो एक अलग कहानी है कि उनको सिखाने कोई तैयार नहीं था उस समय, कि म्लेच्छ को देवभाषा नहीं सिखाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो एक टीचर तैयार कर पाए। अब ये सच है या झूठ मुझे पता नहीं, जनश्रुति ये है कि वो जो टीचर उनको पढ़ा रहे थे वो कहते थे 3.5 हाथ की दूरी पे बैठना ताकि तुम्हारी छाया ना पड़ जाए, वरना मैं अपवित्र हो जाऊंगा। खैर, उन्होंने सीखा, और जब अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th सर्ग उन्होंने पढ़ा तो उस रात वो सोए नहीं। उनके सहयोगी ने पूछा क्या बात है, आप इतने बेचैन क्यों है? कहा बेचैन ये है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी सुंदर उपमाएं, इतना सुंदर ह्यूमन माइंड की कल्पना हो सकती है क्या, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखी है। बाण भट्ट की कादंबरी पढ़िए तो एक एक पेज का एक एक सेंटेंस है, 4-4, 6-6 लाइन का एक एक वाक्य है। मगर अफसोस हमारे लिटरेचर के सिलेबस में BA में जाएंगे तो पढ़ाया जाएगा, ना कालिदास पढ़ाए जाते हैं, ना बाण भट्ट पढ़ाए जाते हैं, उल्टा ही पढ़ाया जाता है कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर का साहित्य और कालिदास के साहित्य में जमीन आसमान का था। हमारे दिमागों में क्या भरा गया? युवा पीढ़ी तो प्यार मोहब्बत की बातें में बड़ी रुचि लेती है। तो प्यार मोहब्बत में कौन? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शीरी फरहाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, बस यही। राजा दुष्यंत और शकुंतला नहीं ध्यान हमें। राजा उदयन और वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, संस्कृत में नहीं पढ़ा। कालिदास का पहला ग्रंथ क्या था? मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा, और वो आप पढ़िए तो मैं आपको सही बात कह रहा हूं, उसके मैंने तो अनुवाद ही पढ़ा है बहुत सारा, थोड़ा बहुत पढ़ के आपका दिमाग घूम जाएगा कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसकी और उसमें। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, इसको कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए, वो मुगलों का बैकग्राउंड जिसमें एक भी मुगल राजा बता दीजिए जिसकी 1.5 दर्जन से कम बीबियां रही हो और 200-300 से कम हरम में रहती हो। उनमें सिंगल मोनोग्रामिक
लव और उसका ऐसा महिमा मंडन की पता नहीं वो एक प्रेम कितना जबरदस्त था, ये हमारे दिमाग में लाके बैठा ला गया, और जहां पे रियल में था वो दिमाग से हटा दिया गया। और आज की युवा पीढ़ी के साथ एक और भी चीजें इस ढंग से, उनकी गलती नहीं ना, उनको तो 3 पीढ़ी से यही पढ़ाया गया। प्रेम का मतलब क्या भाई, देयर इज ओनली फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, इसके बियॉन्ड तो कोई इमेजिनेशन ही नहीं। अरे हमारे यहां प्रेम भी इतना अलग प्रकार का था, वो पति पत्नी वाला प्रेम तो अलग होता था, भाई भाई का भी एक प्रेम है, राम लक्ष्मण और भरत का, मित्र का भी एक प्रेम है, कृष्ण और सुदामा का, गुरु और शिष्य का भी एक प्रेम है, माता और पिता के प्रति भी एक प्रेम है, भगवान और भक्त का भी एक प्रेम है, भक्त का भगवान के प्रति एक प्रेम है, और भक्त का भगवान का भक्त के प्रति एक प्रेम है। इतना डाइवर्सिफाइड, जैसे आप लोग सब चूंकि हायर एजुकेशन में है, अंतर जानते क्या होता है? जब बच्चा पहली दूसरी क्लास में होता है तो साइंस एक जनरल सब्जेक्ट है, वही टीचर साइंस पढ़ा देगा, वही सोशियोलॉजी पढ़ा देगा, वही हिस्ट्री पढ़ा देगा, सब एक ही सब्जेक्ट। 6th 7th 8th के बाद ये हो जाता है कि भाई वो जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा पाएगा और साइंस वाले एक। जब आप 10th ऑनवर्ड्स आते हैं तो साइंस में भी डिवीजन हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक टीचर पढ़ाएगा, जूलॉजी बॉटनी एक टीचर पढ़ाएगा। जब आप पीएचडी में आते हैं तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल के स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं। यही हमारे यहाँ था, और वो करिया अक्षर भैंस बराबर थे। वो जब अपनी नजर से देखने लगे सब इक्वलिटी सब इक्वलिटी, अरे भाई इक्वलिटी नहीं होती, पीएचडी के लेवल पे आके आओ, एक से एक यूनिकनेस है, उस मेंटल लेवल पे आप पहुंचिए। तो मैं एक और उदाहरण देकर, बहुत समय नहीं लूंगा, बात को समाप्त करना चाहूंगा। मार्क्स ने अपनी किताबों में लिखा कि भारतीय प्राच्य विद्या के संदर्भ में एक उदाहरण देख करना चाहता हूं, वो हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध रही हो, पर जो बंदर हनुमान और नंदी बैल की पूजा करते थे वो इसी लायक थे कि उन पर हुकूमत की जाए। ऐसा मुझे मैंने स्वयं नहीं पढ़ा, मुझे बताया गया कि इस ढंग के थॉट दिए गए। आप सबने कभी इस पर ध्यान दिया कि हनुमान बंदर हैं, इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक वो बानर है, 2 अतुलित बलशाली है, 3 भगवान राम के सबसे प्रिय हैं। ठीक, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? देखिए, बंदर मन की चंचल वृत्ति का प्रतीक है। आप कभी ध्यान लगाने बैठिए, 1 सेकंड के लिए आपका ध्यान किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं होगा, कभी एक टॉपिक पे भागे, कभी दूसरे टॉपिक पे, कभी फ्यूचर पे, कभी पास्ट पे। आप बंदर को देखिए, इतना चंचल है, एक क्षण शांत नहीं बैठता, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी वैसे करेगा। तो बंदर मन की उस वृत्ति का प्रतीक जो चंचल है। अब हनुमान जी क्या हैं? बंदर तो हैं, वानर हैं, पर बाल ब्रह्मचारी। मन सर्वाधिक आवेग से अगर किसी वस्तु में भागता है तो वह स्त्री या सेक्स रिलेटेड थिंग्स। अगर आपने उस सीमा तक जाकर अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल की तो 2 क्वालिटीज मिल जाएंगी, अतुलित बलशाली, एनॉर्मस एनर्जी इन यू, और ईश्वर के सबसे निकट। अब ये फंडामेंटल कोर्स पढ़ा हो ना तब तो एडवांस कोर्स समझ में आएगा। फंडामेंटल कोर्स पढ़ा नहीं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आ गए, और उसके बाद भी आके टॉप की बुक में कह रहे हैं ये सब्जेक्ट एप्सिलॉन 0 या y = 4x बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर कोई कहेगा कि अंग्रेजी के हिसाब से कहें तो y = 4x कैसे हो सकता है, ये तो व्याकरण के किसी सिद्धांत से सही नहीं बैठता है, ये गलत होगा, मूर्खतापूर्ण होगा। सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं तो उसको केमिस्ट्री की भाषा में NaCl कहते हैं। अब NaCl को कोई नेकिल पढ़कर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढे कि नेकिल नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, पता नहीं क्या बेवकूफी की चीजें लोग पढ़ाया करते थे। इस फंडामेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो लोग हमें मूर्ख कहते थे, वास्तविकता में वो मूर्ख थे, वो उन चीजों को समझ नहीं पाए थे। और यहां पे एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं हमारे यहां सब कुछ वंशानुगत था, जातिगत आधारित था, ये बताइए भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश, कभी लव कुश का मंदिर देखा है? भगवान राम के शिष्य हनुमान का मंदिर होता है। यानी जो आपने स्पिरिचुअल सक्सेशन से प्राप्त किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। द्रोणाचार्य के पुत्र था अश्वत्थामा, उसका स्थान ऊंचा है या उनके शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है? इसीलिए जब आप पूजा करने बैठते हैं तो जब पंडित आपके हाथ में जल देते हैं, संकल्प लेते हैं, क्या कहते हैं? अपना नाम बताइए, फिर क्या कहते हैं? अपना गोत्र का नाम बताइए, अपने बाप का नाम बताइए। नहीं,
हमारे यहाँ जितने भी मंदिर हो, मठ हो, मठाधीश हो, महामंडलेश्वर हो, उनको अनिवार्य किया गया कि आप विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल सन आपका सक्सेसर हो ही नहीं सकता, आपका स्पिरिचुअल सक्सेशन होगा। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी परंपरा क्या है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। इसलिए हमारे यहाँ बायोलॉजिकल सक्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, स्पिरिचुअल सक्सेशन। मगर उनको समझ में नहीं आया, वो हमें उसी तरफ धकेलते चले गए और हम अल्टीमेटली उसमें जाकर फंसते चले गए। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब हम संस्कृत की बात करें, प्राच्य विद्या की बात करें और आधुनिक भारत की बात करें, तो एक कंटिन्यूअम है। इसी में वो एलिमेंट्स हैं जो उसको समाप्त परिवर्तन ला सकते हैं। एक पॉइंट कह के कंक्लूड करूंगा, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं तो सिर्फ इतना जानता हूं और पॉलिटिक्स में हूं। तो देखिए पावर स्ट्रक्चर कैसे बदलता है। यू चेंज द पैराडाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द पावर स्ट्रक्चर चेंजेस। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड का पावर सेंटर था ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, और पावर के पैरामीटर्स क्या थे? इतने पैटर्न टैंक्स होने चाहिए किसी आर्मी में, इतने फाइटर प्लेन्स होने चाहिए, इतनी आर्टिलरी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स। सडनली अमेरिका ने एक चीज निकाली, एटम बम। अब वो जितने फाइटर प्लेन्स, आर्टिलरी, पैटर्न टैंक, वो सब बेकार हो गए एक इस पोडियम के साइज के एटम बम के आगे। टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदल गया, पावर का भी पैराडाइम चेंज हो गया। तो हमें अगर वर्ल्ड को लीड करना है तो टेक्नोलॉजी को फॉलो करके नहीं बन पाएंगे। फॉलो करके आप फॉलोअर बनेंगे, प्रॉस्परस बनेंगे, लीडर बनेंगे व्हेन यू चेंज द पैराडाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। और पैराडाइम ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होगी? उसके एलिमेंट अगर हैं तो हमारे सब प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन विद्याओं में है। इसको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देकर समाप्त करूंगा। आज से 50-60 साल पहले कहा जाता था, हमें ये क्या बेवकूफी बात है, कहते हैं नॉलेज अटेन करनी है तो जाके ध्यान लगाओ। अरे ऐसे कहीं हो सकता है कि अपने आप नॉलेज आ जाएगी? If you want to attain knowledge, you must go, outreach the people, meet the persons, understand the things, then you will be able to understand what is, and then when you will be able to attain a knowledge like what Darwin has done. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो तरीके हैं। दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे, एक दिन पूरा हो जाएगा, आज का अखबार कल पढ़िए जाके। और दूसरा है कि अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए न्यूयॉर्क टाइम्स, तो तुरंत पढ़ लीजिए। क्यों? हमारे सबके हाथ में मोबाइल है, एक डिवाइस है। जिसने डिवाइस बनाई है तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जब सॉफ्टवेयर बना है, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, इसके अंदर जो हमारा अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी चेतना, ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है और कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। इस पॉइंट पे आपको छोड़ता हूं कि अगर वो कनेक्टिंग नेटवर्क कॉमन नहीं है तो आप सबको ये रंग भूरा क्यों दिखाई पड़ता है? अगर हम सब यूनिक आइडेंटिटी है तो किसी को भूरा दिखे, किसी को नीला दिखे। इसका मतलब एक सार्वभौमिक बुद्धि भी है जिसको महत कहा जाता है, वो एक कनेक्ट। जैसे आज साइबर स्पेस है, आप कोई बटन डायल करेंगे, लिखेंगे तो वही गूगल से उस वर्ड के आते ही आपके डिवाइस में भी वही आएगा, हमारे डिवाइस में भी वही आएगा। उसी ढंग से एक सार्वभौमिक बुद्धि है, केवल उस नेटवर्क से कनेक्ट होने की जरूरत है, खटाक से डाउनलोड होता है। इसलिए मैं अंत में ये कह के बात को समाप्त करता हूं। देखिए सारी बातें एकदम स्पष्ट हैं। हम युवा देश हैं। 21वीं सदी के इस दौर में जो हमारा फंडामेंटल बेस ऑफ नॉलेज है, वही सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए भी कल्याणकारी है। क्योंकि हमने कभी किसी के ऊपर, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज आवर फंडामेंटल कल्चर विच वॉज a Hindu culture, which never believed in conversion. Those who consider it as a religion, इसमें कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप हिंदू कैसे बन सकते हैं, कहीं लिखा ही नहीं है, सिर्फ आप हिंदू माता पिता संतान होने चाहिए। और हम अंतर की यात्रा पे ध्यान देते हैं, बाहर की यात्रा पे नहीं। हम नॉलेज पे नहीं, ज्ञान और विवेक पे ध्यान देते हैं। हम पुस्तक पे नहीं, हम दर्शन पे ध्यान देते हैं। फिर भी हमें कम्युनल कहा जाता है। तो जिस कम्युनल के लिए हमें कम्युनल कहा जाता है, उस पर अटल जी की एक पंक्ति के साथ मैं समाप्त करूंगा। बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, पुराने लोग पता होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिसमें भारत का सारा सार है। वो कहते हैं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए
कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद सुधा। राम पूज्य हैं, ये ब्राह्मणिकल डिस्कोर्स है और दलित डिस्कोर्स रावण को मानता है। Why you want to impose the entire upper caste narrative? Why you want to impose that Ravan which represent the Dalit narrative, he should not be accepted? तो मैंने उससे कहा भगवान राम के रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि तो दलित हैं और रावण ब्राह्मण था। So the fact of the matter is Brahminical narrative is with Ravan and Dalit narrative is with Ram. जो फैक्ट है उसको ठीक उल्टा आप प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में लड़ाई लगाई जा सके। आप सबको बताया जाता है कि भगवान राम ने सीता को वनवास दे दिया, देखिए कितना महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। अरे भाई, मैं पूरी विनम्रता से, तो भगवान राम किसके कहने वनवास गए थे? ये कई कहने। अरे किसी महिला की इतनी शक्ति किसी संस्कृति में थी कि राजा अपना डिसीजन बदल देगा और सौतेला बेटा आपके कहने पर राजपाट छोड़ के जंगल चला जाएगा, मगर हमें हिस्ट्री में एंगल नहीं बताया गया, क्योंकि सर विंसेंट स्मिथ, सर जॉन मार्शल, सर मार्टिन व्हीलर, सर लेन पूल के इतिहास में माँ बेटी तो कोई ऐसा वो नहीं है जिसमें भेद पैदा किया। कोई किसी की माँ है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है। हाँ, स्त्री पुरुष दो ऐसे वर्ग हैं जिसमें विभेद पैदा किया जा सकता। कहते हैं साहब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए में हार दिया, ये क्या बात होती है? भाई, उससे पहले 5 भाइयों को जुए पे हारा। भाई, पति पत्नी का एक दूसरे पर अधिकार ज्यादा है या आपका अपने भाई बहन पर अधिकार ज्यादा है बड़े होने के बाद? पर वो इशू नहीं बनाया, क्योंकि भाई तो मैं किसी का भाई हूं, ये मेरा भाई है, तो डिवीजन क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। उस पॉइंट पे हिट करो जहां से क्रैक डेवलप किया जा सके। फिर आप आइए, अगर आप देखें इसी में एक दूसरा एंगल देखिए, कोई व्यक्ति इस पे कोई भी अन्यथा विचार रख सकता है। भगवान राम ने सीता जी को वनवास किसके कहने पे दिया? धोबी के कहने। धोबी रिप्रेजेंट करता है द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लोएस्ट पेडेस्टल ऑफ द सोसाइटी, किंग द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ द सोसाइटी, वाइफ द मोस्ट बिलीव्ड वन। राजधर्म की मर्यादा के लिए प्रेम का परित्याग करने का उदाहरण समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति की संतुष्टि के लिए यह भगवान राम ने दिया। अरे प्रेम के लिए राजधर्म को तोड़ने वाले तो हेनरी द 8th, लुई द 16th, सलीम अनारकली, 50 उदाहरण मौजूद है। तो देखिए, किसी भी चीज को किस रूप में कहा जाता है। और अब आप कहेंगे जी क्यों कर दिया, वो तो सब कुछ सही था। सब कुछ सही था, उसके बावजूद समाज आपको ये नहीं मानता कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो सब कुछ सही था। अगर कोई ये कहता ना भाई सीता जी तो सही थी, तो क्या जरूरत था उनको भेजने की? अगर धोबी ने कह भी दिया सो व्हाट? समाज में चीज कैसे स्थापित होती है, इसको आप ऐसे समझिए। भगवान राम का यदि उद्देश्य रावण को मारकर धर्म की स्थापना करना था तो बहुत आसान था। अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते। पर उससे समाज में कॉन्फिडेंस आता नहीं आता, इसलिए पहले राजा राम वनवासी राम बने, दर दर भटके, वन वन भटके, और फिर भील, शबरी, निषाद, फिर उसके भी नीचे जाकर बानर, रीछ, भालू, वनवासी, गिरवासी, सबको एकत्र किया और एक तब उस समय की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया। तो समाज में विश्वास आता है कि हाँ, अब धर्म की स्थापना हुई। जैसे गुरु तेग बहादुर थे, जब गुरु तेग बहादुर को कहा जा रहा था कि आप चमत्कार दिखाइए और जेल से बाहर आ जाइए, बलिदान क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा मैं चमत्कार दिखा के बाहर आ जाऊंगा तो समाज में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो तो कहेंगे वो तो गुरु थे, उनके पास तो अद्भुत शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति, वो निकल के आ गए। जैसे भगवान राम रावण को मार गए, राजा थे इसलिए मार दिया, हम तो मामूली से आदमी। तो हर चीज पे राजा अपने एक्ट पे, तो गुरु तेग बहादुर ने न सर कटवा दिया, मगर ये नहीं किया कि अब चमत्कार दिखा के बाहर आ जाते। तो हमारे यहां जो समाज के उच्च आदर्श थे वो उस चीज को करते थे कि समाज का निम्नतम व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ सके। मगर खैर, अब आप और आगे आइए।
इसके आने के बाद आप सब में से बहुत सारे लोगों को जब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया तो उन्होंने कहा जी द्रोणाचार्य के नाम पे क्यों कर दिया गया, एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। मैं आप में से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को पता है कि महाभारत के कौन से चैप्टर में एकलव्य का उल्लेख है? महाभारत के वन पर्व में एकलव्य का उल्लेख है। वो घटना जो हम सबने पढ़ी होगी ना कि वो कुत्ते का मुंह भर दिया गया था उससे, तब वो सामने आता है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ एक बात वो पूछते हैं द्रोणाचार्य कि तुम कौन हो बालक, अपना परिचय दो। तो एकलव्य कहता है मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। ही वाज द सन ऑफ द कमांडर इन चीफ। तो मेरा अपने रैशनलिस्ट दोस्तों से मानना, दो में से एक बात मान लीजिए। नंबर 1, उस समय दलित कमांडर इन चीफ होते थे। नंबर 2, वो दलित नहीं था। मगर दोनों ही ना मान के दोनों पॉइंट पे आपको गिराते रहेंगे। और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो कोई तीर चलाने से रोकने की बात नहीं थी, दिव्य अस्त्रों का संधान ना हो सके। लाइक टुडे एनीबडी कैन हैव वेपन, बट द एटॉमिक वेपन कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इवन इफ इट इज इन द पोजीशन ऑफ द कमांडर इन चीफ, इवन इट इज डेवलप्ड बाय DRDO। सो द्रोणाचार्य भी प्रयोग नहीं कर सकते थे और सेनापति भी प्रयोग नहीं कर सकता था। टुडे नाइदर डायरेक्टर DRDO इज इंटाइटल्ड टू हैव अ न्यूक्लियर बटन nor the chief of the armed forces. It only the cabinet committee on security is headed by the prime minister. अब होता क्या है, सबको अपने युग की बात सही लगती है, दूसरे युग की बात गलत लगती है। जो मधुशाला में लिखा है ना हरिवंश राय बच्चन ने, हर युग में सबको ही अद्भुत ज्ञात हुई अपनी हाला, हर युग में सबको ही अनुपम लगता है अपना प्याला, लेकिन वृद्ध जनों से पूछा तो वो सभी कहते हैं अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो होता क्या है कि कभी हम हमारे कालखंड में क्या हो रहा है इसका एनालिसिस हिस्ट्री में जाके होगा। अगर हमें अपने कालखंड की गलतियां समझ में आ जाए तो हम बदल ना दें। सबको ये सही लगता है कि आज जो हो रहा है बिल्कुल सही है, इससे पहले गलत था, इसके आगे गलत है, और जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो एक प्रकार का डेवलपमेंट है। अब मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक फैक्ट आपके सामने रखता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 200 साल पहले भारत की रेट ऑफ लिटरेसी क्या थी, समवेयर अराउंड 1800, आप सोचेंगे होगी 5, 7, 8, 10%। एज पर दी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, द रेट ऑफ लिटरेसी वॉज 97%। 97%। उसके बाद क्या हुआ, क्यों रेट ऑफ लिटरेसी चेंज हो गई? उस समय जो पढ़ाया जाता था उस सबको आपने डिस्कार्ड कर दिया और फिर ये कह दिया कि साहब अब जो पढ़ाया जाएगा ये सही है। जैसे आज मान लीजिए, इमेजिन करिए कोई तालिबानी हुकूमत आ जाए और वो कहे हिंदी अंग्रेजी जानने का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अरबी फारसी जानने का मतलब पढ़ा लिखा, तो फ्रॉम द डे 1 इंडियाज रेट ऑफ लिटरेसी विल कम ऑलमोस्ट 0। देन इट विल टेक जनरेशंस कि लोग वो लैंग्वेज सीखेंगे और वो ब्रांच ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे, तब वो लिटरेट माने जाएंगे। और उसमें कितना सच और कितना झूठ था, मैं आपको एक लेटर कोट करता हूं। इट इज 3rd of April 1824 रिटन बाई कलेक्ट्रेट of Chengalput to the chairman board of revenue presidency of Madras। उसमें उसके सारे स्कूलों का वर्णन है, कह रहा 551 स्कूल हैं इस पूरे जिले में। अब मजेदार बात यह है कि जो उसमें स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कास्ट वाइज है। तो उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण स्कॉलर्स 688, फिर उसमें है क्षत्रिय स्कॉलर, वैश्य स्कॉलर, फिर उसमें लिखा हुआ है, वर्ड यूज किया गया शूद्र स्कॉलर, SOODRA लिखा हुआ है। तो उनकी संख्या जानते कितनी लिखी है? 4800 समथिंग। इसके बाद हमें समझा दिया गया कि नहीं, पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये नहीं करने दिया जाता था, प्राचीन काल में ये होता था, इस समय ये होता था। बहुत सी ऐसी फैक्ट की चीजें थी। इन दोनों चीजों पे हमको एकदम टिल्ट करके हमारे दिमाग में रखा गया, और संयोग या दुर्योग ये कहिए कि फंडामेंटल चीज हमें पढ़ने को नहीं दी गई। मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूं, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ये कहने वाला कौन था? कोई भारतीय नहीं था, सर विलियम जोन्स, हु वाज एट द टाइम जज ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। और उन्होंने क्यों किया संस्कृत का अनुवाद?
उनको किसी ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ एक्सर्ट्स अंग्रेजी में अनुवाद करके बताए, तो वो इतना फैसिनेट हो गए कि इतनी सुंदर उपमाएं, इतना सुंदर साहित्य जिस पुस्तक में है, मैं उसे ओरिजिनल पढ़ना चाहूंगा। तो संस्कृत उनको सीखनी शुरू की। वो एक अलग कहानी है कि उनको सिखाने कोई तैयार नहीं था उस समय, कि म्लेच्छ को देवभाषा नहीं सिखाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो एक टीचर तैयार कर पाए। अब ये सच है या झूठ मुझे पता नहीं, जनश्रुति ये है कि वो जो टीचर उनको पढ़ा रहे थे वो कहते थे 3.5 हाथ की दूरी पर बैठना ताकि तुम्हारी छाया ना पड़ जाए, वरना मैं अपवित्र हो जाऊंगा। खैर, उन्होंने सीखा, और जब अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th सर्ग उन्होंने पढ़ा तो उस रात वो सोए नहीं। उनके सहयोगी ने पूछा क्या बात है, आप इतने बेचैन क्यों है? कहा बेचैन ये है कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी सुंदर उपमाएं, इतना सुंदर ह्यूमन माइंड की कल्पना हो सकती है क्या, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखी है। बाण भट्ट की कादंबरी पढ़िए तो एक एक पेज का एक एक सेंटेंस है, 4-4, 6-6 लाइन का एक एक वाक्य है। मगर अफसोस हमारे लिटरेचर के सिलेबस में जाएंगे तो पढ़ाया जाएगा, ना कालिदास पढ़ाए जाते हैं, ना बाण भट्ट पढ़ाए जाते हैं, उल्टा ही पढ़ाया जाता है कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर का साहित्य और कालिदास के साहित्य में जमीन आसमान का था। हमारे दिमागों में क्या भरा गया? युवा पीढ़ी तो प्यार मोहब्बत की बातें में बड़ी रुचि लेती है। प्यार मोहब्बत में कौन? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शीरी फरहाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, बस यही। राजा दुष्यंत और शकुंतला नहीं ध्यान हमें। राजा उदयन और वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, संस्कृत में नहीं पढ़ा। कालिदास का पहला ग्रंथ क्या था? मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा, और वो आप पढ़िए तो मैं आपको सही बात कह रहा हूं, उसके मैंने तो अनुवाद ही पढ़ा है बहुत सारा, थोड़ा बहुत पढ़ के आपका दिमाग घूम जाएगा। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसकी और उसमें। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, इसको कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए, वो मुगलों का बैकग्राउंड जिसमें एक भी मुगल राजा बता दीजिए जिसकी 1.5 दर्जन से कम बीबियां नहीं हो और 200-300 से कम हरम में रहती हो। उनमें सिंगल मोनोग्रामिक लव और उसका ऐसा महिमा मंडन की पता नहीं वो एक प्रेम कितना जबरदस्त था, ये हमारे दिमाग में लाके बैठा ला गया। और जहां पे रियल में था वो दिमाग से हटा दिया गया। और आज की युवा पीढ़ी के साथ एक और भी चीजें इस ढंग से, उनकी गलती नहीं ना, उनको तो 3 पीढ़ी से ही पढ़ाया गया। प्रेम का मतलब क्या भाई? देयर इज ओनली फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, इसके बियॉन्ड तो कोई इमेजिनेशन ही नहीं। अरे हमारे यहां प्रेम भी इतना अलग प्रकार का था। वो पति पत्नी वाला प्रेम तो अलग होता था, भाई भाई का भी एक प्रेम है, राम लक्ष्मण और भरत का। मित्र का भी एक प्रेम है, कृष्ण और सुदामा का। गुरु और शिष्य का भी एक प्रेम है, माता और पिता के प्रति भी एक प्रेम है, भगवान और भक्त का भी एक प्रेम है, भक्त का भगवान के प्रति एक प्रेम है और भक्त का भगवान का भक्त के प्रति एक प्रेम है। इतना डाइवर्सिफाइड। जैसे आप लोग सब चूंकि हायर एजुकेशन में है, अंतर जानते क्या होता है? जब बच्चा पहली दूसरी क्लास में होता है तो साइंस एक जनरल सब्जेक्ट है, वही टीचर साइंस पढ़ा देगा, वही सोशियोलॉजी पढ़ा देगा, वही हिस्ट्री पढ़ा देगा, सब एक ही सब्जेक्ट। 6th, 7th, 8th के बाद ये हो जाता है कि भाई वो जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा पाएगा और साइंस वाले एक। जब आप 10th ऑनवर्ड्स आते हैं तो साइंस में भी डिवीजन हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक टीचर पढ़ाएगा, जूलॉजी बॉटनी एक टीचर पढ़ाएगा। जब आप पीएचडी में आते हैं तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल के स्पेशलाइज्ड टीचर्स होते हैं। यही हमारे यहाँ था, और वो करिया अक्षर भैंस बराबर थे। वो जब अपनी नजर से देखने लगे सब इक्वलिटी सब इक्वलिटी, अरे भाई इक्वलिटी नहीं होती, पीएचडी के लेवल पे आके आओ, एक से एक यूनिकनेस है, उस मेंटल लेवल पे आप पहुंचिए। तो मैं एक और उदाहरण देकर बहुत समय नहीं लूंगा, बात को समाप्त करना चाहूंगा। मार्क्स ने अपनी किताबों में लिखा, ये भारतीय प्राच्य विद्या के संदर्भ में एक उदाहरण देख कहना चाहता हूं, वो हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध रही हो, पर जो बंदर हनुमान और नंदी बैल की पूजा करते थे वो इसी लायक थे कि उन पर हुकूमत की जाए। ऐसा मुझे किसी, मैंने स्वयं नहीं पढ़ा, मुझे बताया गया कि इस ढंग के थॉट दिए गए। आप सबने कभी इस पे ध्यान दिया कि हनुमान बंदर हैं, इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक वो बानर है, 2 अतुलित बलशाली है, 3 भगवान राम के सबसे प्रिय हैं। ठीक,
दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? देखिए, बंदर मन की चंचल वृत्ति का प्रतीक है। आप कभी ध्यान लगाने बैठिए, एक सेकंड के लिए आपका ध्यान किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं होगा। कभी एक टॉपिक पे भागे, कभी दूसरे टॉपिक पे, कभी फ्यूचर पे, कभी पास्ट पे। आप बंदर को देखिए, इतना चंचल है, एक क्षण शांत नहीं बैठता, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी वैसे करेगा। तो बंदर मन की उस वृत्ति का प्रतीक जो चंचल है। अब हनुमान जी क्या हैं? बंदर तो हैं, वानर हैं, पर बाल ब्रह्मचारी। मन सर्वाधिक आवेग से अगर किसी वस्तु में भागता है तो वह स्त्री या सेक्स रिलेटेड थिंग्स। अगर आपने उस सीमा तक जाकर अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल की तो दो क्वालिटीज मिल जाएंगी: अतुलित बलशाली, एनॉर्मस एनर्जी इन यू, और ईश्वर के सबसे निकट। अब ये फंडामेंटल कोर्स पढ़ा हो ना, तब तो एडवांस कोर्स समझ में आएगा। फंडामेंटल कोर्स पढ़ा नहीं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी नहीं, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आ गए और उसके बाद भी आके टॉप की बुक में कह रहे हैं ये सब्जेक्ट एप्सिलॉन 0 या y = 4x बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर कोई कहेगा कि अंग्रेजी के हिसाब से कहें तो y = 4x कैसे हो सकता है, ये तो व्याकरण के किसी सिद्धांत से सही नहीं बैठता है, ये गलत होगा, मूर्खतापूर्ण होगा। सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, तो उसको केमिस्ट्री की भाषा में NaCl कहते हैं। अब NaCl को कोई नेकिल पढ़कर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढे, कि नेकिल नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, पता नहीं क्या बेवकूफी की चीजें लोग पढ़ाया करते थे। इस फंडामेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो लोग हमें मूर्ख कहते थे, वास्तविकता में वो मूर्ख थे, वो उन चीजों को समझ नहीं पाए थे। और यहां पे एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं हमारे यहां सब कुछ वंशानुगत था, जातिगत आधारित था, ये बताइए, भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश। कभी लव कुश का मंदिर देखा है? भगवान राम के शिष्य हनुमान का मंदिर होता है। यानी जो आपने स्पिरिचुअल सक्सेशन से प्राप्त किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। द्रोणाचार्य के पुत्र था अश्वत्थामा, उसका स्थान ऊंचा है या उनके शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है? इसीलिए जब आप पूजा करने बैठते हैं तो जब पंडित आपके हाथ में जल देते हैं, संकल्प लेते हैं, क्या कहते हैं? अपना नाम बताइए, फिर क्या कहते हैं? अपना गोत्र का नाम बताइए, अपने बाप का नाम बताइए। नहीं, हमारे यहां जितने भी मंदिर हो, मठ हो, मठाधीश हो, महामंडलेश्वर हो, उनको अनिवार्य किया गया कि आप विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल सन आपका सक्सेसर हो ही नहीं सकता, आपका स्पिरिचुअल सक्सेशन होगा। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी परंपरा क्या है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। इसलिए हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, स्पिरिचुअल सक्सेशन। मगर उनको समझ में नहीं आया, वो हमें उसी तरफ धकेलते चले गए और हम अल्टीमेटली उसमें जाकर फंसते चले गए। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब हम संस्कृत की बात करें, प्राच्य विद्या की बात करें और आधुनिक भारत की बात करें, तो एक कंटिन्यूअम है। इसी में वो एलिमेंट्स हैं जो उसको समाप्त परिवर्तन ला सकते हैं। एक पॉइंट कह के कंक्लूड करूंगा, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं तो सिर्फ इतना जानता हूं, और पॉलिटिक्स में हूं। तो देखिए, पावर स्ट्रक्चर कैसे बदलता है। यू चेंज द पैराडाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द पावर स्ट्रक्चर चेंजेस। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वर्ल्ड का पावर सेंटर था ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, और पावर के पैरामीटर्स क्या थे? इतने पैटर्न टैंक्स होने चाहिए किसी आर्मी में, इतने फाइटर प्लेन्स होने चाहिए, इतनी आर्टिलरी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स। सडनली अमेरिका ने एक चीज निकाली, एटम बम। अब वो जितने फाइटर प्लेन्स, आर्टिलरी, पैटर्न टैंक, वो सब बेकार हो गए एक इस पोडियम के साइज के एटम बम के आगे। टेक्नोलॉजी का पैराडाइम बदल गया, पावर का भी पैराडाइम चेंज हो गया। तो हमें अगर वर्ल्ड को लीड करना है तो टेक्नोलॉजी को फॉलो करके नहीं बन पाएंगे। फॉलो करके आप फॉलोअर बनेंगे, प्रॉस्परस बनेंगे, लीडर बनेंगे व्हेन यू चेंज द पैराडाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। और पैराडाइम ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होगी, उसके एलिमेंट अगर हैं तो हमारे सब प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन विद्याओं में है। इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर समाप्त करूंगा। आज से 50-60 साल पहले कहा जाता था, हमें ये क्या बेवकूफी बात है, कहते हैं नॉलेज अटेन करनी है तो जाके ध्यान लगाओ। अरे ऐसे कहीं हो सकता है कि अपने आप नॉलेज आ जाएगी? If you want to attain knowledge, you must go outreach the people, meet the persons, understand the things. Then you will be able to understand what is, and then when you will be able to attain a knowledge like what Darwin has done. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो तरीके हैं। दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे, एक दिन पूरा हो जाएगा। आज का अखबार कल पढ़िए जाके,
और दूसरा है कि अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए न्यूयॉर्क टाइम्स, तो तुरंत पढ़ लीजिए। क्यों? हमारे सबके हाथ में मोबाइल है, एक डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई है तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जब सॉफ्टवेयर बना है, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, इसके अंदर जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारी चेतना, ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है और कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। इस पॉइंट पे आपको छोड़ता हूं कि अगर वो कनेक्टिंग नेटवर्क कॉमन नहीं है तो आप सबको ये रंग भूरा क्यों दिखाई पड़ता है? अगर हम सब यूनिक आइडेंटिटी है तो किसी को भूरा दिखे, किसी को नीला दिखे। इसका मतलब एक सार्वभौमिक बुद्धि भी है, जिसको महत कहा जाता है। वो एक कनेक्ट, जैसे आज साइबर स्पेस है, आप कोई बटन डायल करेंगे, लिखेंगे, तो वही गूगल से उस वर्ड के आते ही आपके डिवाइस में भी वही आएगा, हमारे डिवाइस में भी वही आएगा। उसी ढंग से एक सार्वभौमिक बुद्धि है, केवल उस नेटवर्क से कनेक्ट होने की जरूरत है, फटाक से डाउनलोड होता है। इसलिए मैं अंत में ये कह के बात को समाप्त करता हूं। देखिए, सारी बातें एकदम स्पष्ट हैं। हम युवा देश हैं। 21वीं सदी के इस दौर में जो हमारा फंडामेंटल बेस ऑफ नॉलेज है, वही सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि हमने कभी किसी के ऊपर, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज आवर फंडामेंटल कल्चर विच वॉज a Hindu culture, which never believed in conversion. Those who consider it as a religion, इसमें कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप हिंदू कैसे बन सकते हैं, कहीं लिखा ही नहीं है, सिर्फ आप हिंदू माता पिता के संतान होने चाहिए। और हम अंतर की यात्रा पे ध्यान देते हैं, बाहर की यात्रा पे नहीं। हम नॉलेज पे नहीं, ज्ञान और विवेक पे ध्यान देते हैं। हम पुस्तक पे नहीं, हम दर्शन पे ध्यान देते हैं। फिर भी हमें कम्युनल कहा जाता है। तो जिस कम्युनल के लिए हमें कम्युनल कहा जाता है, उस पे अटल जी की एक पंक्ति के साथ मैं समाप्त करूंगा। बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, पुराने लोग पता होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिसमें भारत का सारा सार है। वो कहते हैं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।